महतत्व। क्या है इस पाठ का नाम? सुलेख का महतत्व। सुलेख तो वैसे आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में पहले किए होंगे, छोटी छोटी क्लासों में करते थे। तो क्या अच्छे अच्छे राइटिंग का कॉम्पिटिशन चलता था कि जितना जितना जिसका अच्छा राइटिंग होगा मार्क्स उसी को ही अच्छे मिलेंगे या उसी को ही गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट मिलेगा। ऐसे ही इन्हीं सब बातों का अध्ययन आज हम इस पाठ के द्वारा करेंगे, जिसमें क्या है राइटिंग का मेन हमारी जो लिखावट है उसका क्या महत्व है, वो सारी बातें इस चैप्टर में, इस पाठ में बताई गई है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, कोई भी नहीं ऐसा जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो। तो उन्होंने ही इस पाठ में लिखावट के जितनी भी बातें हैं लिखावट के ऊपर, वो सारी बातों को प्रस्तुत किया है। तो हम देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं ऊपर, व्यक्ति की लिखावट अच्छी होनी चाहिए। यदि किसी की लिखावट अच्छी नहीं होती तो वह विद्वान होने पर भी दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल पाता। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप चाहे कितनी भी नॉलेज हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में कितनी भी नॉलेज हो, बट आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो क्या आपको पुअर माना जाता है, आपको माना जाता है कि आप में नॉलेज कम है, नॉलेज नहीं है। अनेक बार तो लिखावट खराब होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लिखना देखते तो आप सही हो, लेकिन उसका दूसरा पढ़ नहीं पाता है तो उसका दूसरा अर्थ निकल जाता है। विद्यार्थियों के लिए तो सुंदर लिखावट का विशेष महत्व है। विद्यार्थी जो जीवन होता है उसमें वही विद्यार्थी जीवन से ही हम अपनी लिखावट को सही से अच्छी तरीके से बना पाते हैं। अगर आप में समझदारी है तो, अगर आप अपनी लिखावट और पढ़ाई को दोनों को सीरियस नहीं लेते हो तो आपकी लिखावट पढ़ाई दोनों में से कोई अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन लिखावट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बार को याद ना कर पाओ लेकिन लिखी हुई चीज़ को आप समझा सकते हो तो आपको इसका भी आगे होता है। अच्छी लिखावट से जहाँ गुरुजनों की प्रशंसा मिलती है। वही बात कहना चाह रही हूँ कि अच्छी लिखावट जिसकी होती है वो क्या टीचर्स हैं उनसे तारीफ पाते हैं, वही अंक भी अधिक प्राप्त होते हैं और हम राइटिंग के भी नंबर ले जाते हैं। इस पाठ में सुलेख का महत्व बताते हुए लिखावट को अच्छी बनाने के लिए आवश्यक बातें बताई गई हैं। अब अच्छी लिखावट आप कैसे बना सकते हैं, कि किस तरीके से आप अच्छी लिखावट कर सकते हैं, तो उनकी जो हमारी आवश्यक बातें हैं वो सब गांधी जी द्वारा यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलिए चैप्टर अब हम शुरू करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक कहावत मशहूर है, हमारी जो एजुकेशन फील्ड है उसमें क्या है, एक कहावत मशहूर है कि लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। लिखने के लिए पढ़िए मतलब आप जो पढ़ रहे हैं तो अब पढ़िए आप उसको इसीलिए कि आप उसको लिख सकें, और पढ़ने के लिए लिखिए। आपने जो लिखा है वो क्या दूसरा पढ़ेगा, तो इसीलिए लिखने के लिए तो आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के लिए भी लिखिए कि यानी कि दूसरा वो पढ़ सके। उसके लिए हम क्या अच्छी सुंदर राइटिंग लिखनी चाहिए जिससे कि दूसरा आसानी से उस राइटिंग को पढ़ सके। इस कहावत का अर्थ है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे इतने ध्यान से पढ़िए कि आप उसे लिख भी सके, और जो व्यक्ति इतने ध्यान से नहीं पढ़ता उसे बहुत कम समझ आता है। अतः पढ़ते समय एकाग्र मन से पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़ें तो आपको क्या अपना जो मन है उसी पढ़ने पे ही ध्यान और मन दोनों रखने चाहिए, जिससे कि आप उसको याद कर सके, याद करके उसको अच्छे तरीके से लिख सके। पढ़ने के लिए लिखने का अर्थ है कि आप जो कुछ भी आप लिखे वह साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से पढ़ा जा सके, जिससे कि आपका लिखा हुआ कोई भी आसानी से पढ़ ले। मेरी एक मित्र मुझे नियमित रूप से पत्र लिखती है, किंतु उनके पत्र में बहुत सी बातें समझ से बाहर होती हैं। पत्र तो मिल जाता है लेकिन क्या बहुत सी बातें क्या ऊपर चली जाती है, नहीं समझ में आती है। इसका कारण है लेख का ठीक प्रकार पढ़ा ना जा सकना। जो वो पत्र में लिखा हुआ है उसकी जब लेखनी ही ठीक नहीं है तो हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो क्या हम आगे उसका आंसर भी सही से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कई बातों को जानने से मैं वंचित रह जाता हूँ। कई सारी बातें हम फ्रेंड्स के आपस में बीच होती है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम मौखिक रूप से तो शेयर कर लेते हैं, जो दूर होते हैं, पहले फोन्स नहीं थे, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स नहीं थे, तो क्या
पत्रों के द्वारा वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते थे। तो मौखिक भाषा क्या, वो तो लिखित रूप में शेयर करते थे। तो लिखित रूप में क्या, जब लिखित भाषा अच्छी होगी तभी तो आप दूसरों को अपनी बात समझा पाएंगे। आमने सामने तो समझा देंगे, लेकिन जब दूर से कोई आपसे लिख के भेजेगा तो जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी उसे बात नहीं समझा सकते हैं। ऐसे ही गांधी जी भी कई बातों से वंचित रह जाते थे, मीन्स अनजान रह जाते थे कि उन्हें कई बातें पता ही नहीं चल पाती थी कि वो राइटिंग अच्छा नहीं था। अस्पष्ट लेख के संबंध में कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार मुंशी जी ने अपने सेठ के घर पत्र लिखकर भेजा। जैसे कि अस्पष्ट लेख, जो राइटिंग समझ में नहीं आता है, उस लेख के बारे में कई सारे इंसिडेंट घटनाएं हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार मुंशी जी ने अपने सेठ के घर पत्र लिखकर भेजा, लाला जी अजमेर गए हैं, बड़ी बही को भेज दो। अब इसमें क्या है, आपको भी सोच रहे होगे, आपको पढ़ के हंसी आ रही होगी, क्या लिखा है इसमें, लाला जी अजमेर गए हैं, बड़ी बही को भेज दो। अब इसमें आगे क्या है, इसका मतलब है, देखिए, पत्र जाने पर लेख स्पष्ट अस्पष्ट होने के कारण इस प्रकार पढ़ा गया, लाला जी आज मर गए हैं, बड़ी बहू को भेज दो। इस मारे ये जो लाइन ऊपर लिखी गई है, लाला जी अजमेर गए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, लाला जी आज मर गए हैं। उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा, जब लेखनी सही नहीं होगी तो कैसे समझ में आएगा। इन्होंने अस्पष्ट क्या, अशुद्ध बिल्कुल लिखा हुआ है, और आगे लिखा है बड़ी बही को भेज दो, तो इसका उनका स्पष्ट क्या मतलब था, बड़ी बहू को भेज दो। अब इसमें पहला तो समझ में ही नहीं आया, आपको भी हंसी आ रही होगी, मुझे भी हंसी आई थी पढ़ते समय कि आज लाला जी अजमेर गए, बड़ी बहू को भेज दो। इसका मतलब है लाला जी आज मर गए हैं और बड़ी बहू को भेज दो। पत्र पाकर घर में कोहराम मच गया, बेचारी बड़ी बहू रोती पीटती लाला जी के पास जाने के लिए चल दी। मुनीम जी के लेख के कारण लाला जी के परिवार वालों को कितना परेशान होना पड़ा। अब मुनीम जी ने जो लिखा है उस बात से लाला जी के घर वाले जो है कितने परेशान हुए। उनकी स्पष्ट लेखनी कुछ भी समझ में नहीं आया, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। तो क्या, जिससे जब तक हमारी लेखनी ठीक नहीं होगी तब तक हम आगे कैसे दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। तो इसलिए लेखनी का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब आगे देखिए, इसी तरह का एक किस्सा मशहूर है। एक सज्जन थे जो ये जानते थे कि उनकी लिखावट बहुत खराब है, लोग उनकी लिखावट पढ़ नहीं सकते, इसलिए वे किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते तो दूसरे दिन रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाते पत्र पढ़कर सुनाने के लिए। डॉक्टरों की लिखावट के विषय में मशहूर है कि वे उससे ही पढ़ पाते हैं, वे ही उसे पढ़ पाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टर मित्र को भोजन पर बुलाया। अब जैसे आपको पता होगा कि डॉक्टर जो लिखते हैं, अपने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, तो क्या मेडिकल वाला समझ लेता है आराम से, या डॉक्टर खुद ही अपनी भाषा समझते हैं, हमें समझ में नहीं आती, बट वो उनकी राइटिंग कहें या कुछ भी कहें, लिखावट वो डॉक्टरी लिखावट ही ऐसी है। तो इसमें आगे कहा गया है, एक बार एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टर मित्र को भोजन पर बुलाया, उन्होंने उसका जवाब लिखकर भेज दिया। लिखावट समझ न आने के कारण वह व्यक्ति उसे लेकर पड़ोस के कंपाउंडर के पास गया। जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिकल वाले समझ लेते हैं, कंपाउंडर समझ लेते हैं उनकी राइटिंग, तो कंपाउंडर ने भी पर्चा देकर कहा कि 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर गया और एक दवाई बनाकर ले आया। कहने लगा उसे सुबह शाम ले लीजिए। उस व्यक्ति की पत्नी बीमार थी, था उसने समझा कि पत्नी के लिए दवाई दी है। मिलने पर भोजन न आने का और ना पाने पर डॉक्टर मित्र ने कहा, मैंने अपनी व्यस्तता आपको चिट में लिखकर बता दी थी। मित्र कहने लगा, तो वह क्या दवाई का नुस्खा नहीं था? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब यहाँ पे देखिए, कंपाउंडर ने भी क्या किया, वो ये समझा कि डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची है, अब इसमें दवाई का नाम होगा, तो उसने क्या करा, दवाई का नाम समझ के जैसा भी उसे समझ में आया उसने करके दवाई की पर्ची बना के दी। असल में था क्या, डॉक्टर के द्वारा न आने का कारण था, लेकिन क्या हुआ, इसका लिखावट की वजह से, केवल लिखावट की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। घटना इंग्लैंड की, अब आगे बढ़ते हैं। घटना इंग्लैंड की है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र के पुत्र के नाम अपनी सारी संपत्ति वसीयत कर दी। वसीयत में उसने लिखा, इस बालक का लेख मुझे बहुत प्रिय है, मैं अपनी सारी संपत्ति इस बालक को देता हूँ। मतलब एक इंग्लैंड का एक व्यक्ति अपने दोस्त के पुत्र के राइटिंग से इतना संतुष्ट हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति वसीयत में उस लड़के के नाम कर दी, बालक के नाम कर दी, क्योंकि केवल क्या, उसका राइटिंग बहुत सुंदर था। उसने यह सत्य है कि जिसका लेख सुंदर होता है वह जीवन में अनेक प्रकार अप्रकट रूप से भी पुष्कर होता है, जैसे कि यह बालक का पुष्कर
अप्रकट रूप से पुष्पित हुआ। प्रकट रूप से तो प्रशंसा पाता ही है। सुंदर लिखावट के अपने फायदे भी हैं। अगर दो विद्यार्थी किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर लिखे तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अंक अच्छे मिलते हैं। अब जैसे आप कंपटीशन होता है क्लास में कि किसके अच्छे नंबर आएंगे। अब क्या होता है कि किसी का राइटिंग अच्छा होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, किसी का राइटिंग अच्छा नहीं होता है, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। तो क्या राइटिंग के भी प्लस पॉइंट होते हैं कि अगर आपने सब कुछ अच्छा लिखा है और अच्छा लिखावट भी आपकी बहुत सुंदर है तो आपको पूरे नंबर मिलने ही होते हैं। अब आपका क्या है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन आपकी लेखनी जो अच्छी नहीं है, लिखावट अच्छी नहीं है, तो क्या आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए अपना राइटिंग और अपनी याददाश्त दोनों अच्छी करनी चाहिए। लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए और आपको याद करने की भी शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो सुलेख के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक अक्षर एक ही आकार का होना चाहिए। एक शब्द समाप्त होने पर दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना अनिवार्य है। अब आप लिखते हैं, प्रत्येक अक्षर बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। ऐसे ही जब आप एक शब्द लिख लेते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है कि ये अलग अलग तीनों वर्ड है, ऐसे ही थोड़ी गैप बना के लिखना चाहिए। किसी का राइटिंग ऐसा होता है कि ये महत्व के साथ में ही दूसरा शुरू कर देते तो पता नहीं चल पाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों एक वर्ड है, एक अक्षर है या दो अलग अलग अक्षर है। और आगे देखते हैं, प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से आरंभ होनी चाहिए। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखे जाते हैं और उनके ऊपर रेखा स्पष्ट और सीधी डालनी चाहिए। जैसे ऊपर की जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी लाइन होगी, हम कॉपी में हमारे लाइन तो होती है, अगर हम उस लाइन के ऊपर भी लाइन खींचते हैं तो उसी के जैसे होनी चाहिए, ना कि ऊपर नीचे होती है तो वो हमारी राइटिंग जो है बुरी लगने लगती है। आपने वर्ड तो अच्छे बनाए होते हैं लेकिन लाइन अगर स्पष्ट नहीं है तो क्या होगी, थोड़ा सा भद्दा लगता है। पंक्तियों के मध्य में लिखना अनुचित है। सुलेख के लिए अभ्यास बचपन से ही शुरू हो जाता है। अब आपकी राइटिंग बुक्स में बचपन से इसलिए छोटे क्लास से इसलिए शुरू कर देते हैं कि अगर आप राइटिंग शुरू से बुक में जो अक्षर बने होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग जो है बड़े होकर और अच्छी होती चली जाएगी। बच्चे स्कूल में सुलेख का अभ्यास करते हैं, बड़े होकर हम जल्दी लिखें तो सभी अक्षर साफ और सुंदर होने चाहिए। अक्षर अगर बचपन में सुंदर लिखने की आदत ना डाले तो हमेशा जिंदगी भर खराब ही लिखेंगे। बचपन की थोड़ी भूल हमेशा दुखी देती है। अगर बचपन में आपने राइटिंग नहीं सुधारा है तो ये बात तक की बात रह जाती है कि आप बड़े क्लास तक भी अपना राइटिंग अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों से ही शुरुआत हो जाती है यार राइटिंग सुधारने की। बचपन की एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेखन की कोई आवश्यकता नहीं। इस कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी जो विलायत जाने तक बनी रही। गांधी जी का राइटिंग उन्होंने क्या अपने राइटिंग को भी लिखा कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं था, कि क्या था कि सुलेखन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब लेख की पढ़ाई लिखाई में लेख की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए कैसा भी राइटिंग लिखो। और जब मैंने खासकर दक्षिण अफ्रीका में वकीलों और वहाँ के पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो मैं बहुत लज्जित हुआ। अब इनका कहना है कि जब वो बाहर गए, विलायत गए, दक्षिण अफ्रीका गए, तो वहाँ पर उन्होंने वकीलों या किसी का राइटिंग मोती जैसा सुंदर देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई और बहुत ज़्यादा पछताए भी कि उन्होंने अपनी राइटिंग पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मैंने समझ लिया कि हस्तलेखन का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। वो उन्हें तब समझ में आया कि अगर आपके हाथ की लिखी हुई लिखावट अगर अच्छी नहीं है तो आपकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको लोग कहते हैं तो पढ़ाई के साथ लिखाई भी कहते हैं। पढ़ाई के साथ लिखाई इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई तो जरूरी है ही, तो पढ़ाई के साथ क्या जरूरी है, लिखाई। अगर आपकी लिखाई अच्छी है तो पढ़ाई लिखाई संपूर्ण माना जाता है। मैंने पीछे अपनी लिखावट सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। अगर मटका पक जाता है तो आपके ऊपर आप मटके के ऊपर मिट्टी लगा के उसे एक और रूप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। ऐसे ही अगर आपकी राइटिंग बचपन से ही सुधरती है तभी आपकी राइटिंग अच्छी होती है अंत तक। अगर आपकी बचपन से ही राइटिंग खराब है, टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाए हैं, लाइन सीधी नहीं की है, तो आगे जाकर आपको इस पर खुद लज्जित
लज्जित महसूस होगा कि मैंने अपनी राइटिंग क्यों नहीं सुधारी। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की थी उसे आज तक ना सुधार सका। जिस बात की अवहेलना यानी कि जिस बात की उपेक्षा उन्होंने कि बचपन में की थी कि पढ़ाई में लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो उस बात को वे आज तक नहीं सुधार सके। हर एक विद्यार्थी को यह समझ लेना चाहिए कि अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पढ़ाई के साथ लिखाई, ऐसे शिक्षा के साथ लिखावट का भी एक अधिक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इसको लिखावट को एक अंग, पढ़ाई का एक अंग समझकर हमें करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको पढ़ने के बाद तो आपको आपका राइटिंग बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार नीचे लिख के भेजती हूँ विद नीट एंड क्लीन राइटिंग, अच्छी लिखावट में आप अपना काम कीजिए। तो अब उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर के बाद से आपके हर एक चैप्टर सुंदर राइटिंग में लिखे होंगे। तो अब हम चलिए इसके अभ्यास करते हैं, थोड़ी सी अभ्यास है। तो पहला है आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। पहला है किस प्रकार पढ़ना चाहिए, एकाग्र मन से, जल्दी या जोर से। तो क्या एकाग्र मन से, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, एकाग्र मन से। पहला लगाइए, पहला एकाग्र मन से। है लाला जी के परिवार वालों को किस कारण परेशान होना पड़ा, किस कारण परेशान होना पड़ा, बीमारी के कारण, नौकर के कारण या मुंशी के कारण। पत्र किसने लिखा था, यस मुंशी ने। किसने लिखा था, मुंशी ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, मुंशी के कारण। तीसरा गैर है, शिक्षा का आवश्यक अंग है, अच्छा स्वास्थ्य, जोर से पढ़ना या अच्छी लिखावट। अब इसमें क्या आपको पढ़ाया गया है क्लियर से, अच्छी लिखावट। किसके बारे में, अच्छी लिखावट के बारे में कि शिक्षा का आवश्यक अंग क्या है, अच्छी लिखावट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अच्छी लिखावट। चलिए प्रश्न उत्तर तो मैं आपको खुद लिख के दूंगी, आपको फाइंड आउट भी करना है, आप अपने आप से फाइंड आउट भी करिए, बट मैं आपको कंप्लीट करके दूंगी। और अब इसमें है चौथा है कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। या खुद करेंगे ये आप खुद करेंगे, क्यों, क्योंकि लेसन आपने अच्छे से रीड किया है और इसके शब्द जो है आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।